आज हम जा रहे हैं टीम 360 हाथरस से एक क्लास में सेमिनार करने। ओपन सेमिनार है आज हमारा और देखते हैं क्या होता है आज। नमस्कार, मैं जतीश शर्मा टीम 360 की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इससे पहले कि ये बताएं कि टीम 360 क्या काम करती है, उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसे बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं और पहला मेरा क्वेश्चन पेरेंट्स से होगा कि उनको बच्चों से लेकर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आज की डेट में क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, तो क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करता हूँ। जैसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल ज़्यादा देखना। सबसे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं बच्चे। उनको थोड़ा टाइम मिले नहीं कि वो मोबाइल में घुस जाएंगे। आप मोबाइल को उनको दूर नहीं कर सकते हो। पढ़ाई के लिए आप कितनी बार भी बोलो पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मोबाइल के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा उनको कि मोबाइल ले लो। ऐसा ही है बेटा, मोबाइल के लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब तक आप नहीं बोलेंगे मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पढ़ाई के साथ में बिल्कुल उल्टा है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो पढ़ाई को टच नहीं करेंगे, बुक्स को, और बाहर निकल जाए। और आजकल बहुत से बच्चों की तो दिक्कत ये है वो घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते। उनको तो मोबाइल दे दो, घर में ही रहना है, यानी इंडोर गेम्स में ही लगे रहना है, आउटडोर में तो जाना ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई तो खूब करते हैं, हाथ उठाना अपने, पढ़ाई तो खूब करते हैं, लेकिन अभी याद हुआ, एक दिन दो दिन बाद अगर उनसे पूछा जाए तो उससे आधा ही याद रहता है, आधा भूल जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे, हाथ खड़ा कर दो, बिना कोई शर्म के, बिना शर्म के हाथ खड़ा कर दो। मैं भी ऐसा ही था, देखो मैंने हाथ सबसे पहले खड़ा किया। वेरी गुड। 2 से 3 दिन बाद क्या होता है कि जो याद किया उसका 50% याद रहता है, और अगर 4-6 दिन बाद कोई और पूछे तो जो याद किया था वो पूरा खत्म। फिर हमें रिवाइज करने की जरूरत होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया कि ऐसा होता क्यों है, ये क्यों होता है ऐसा? इसका एक ही रीजन है, सबसे बड़ा मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस मतलब जो भी याद किया हुआ भूल जाना। हम लोग मोबाइल इतने यूज करते हैं जिससे कि हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड क्या होती है उसके बारे में बता देता हूं। आप लोगों को पता होगा हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा लेफ्ट ब्रेन, और लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा राइट ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है पीनियल ग्लैंड। जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो पीनियल ग्लैंड में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसकी वजह से होता है। मेलाटोनिन का जो हम लोगों में नॉर्मल जो स्तर रहता है वो 70% तक रहता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल। रीजन क्या है? क्योंकि उसका सीक्रेशन बहुत कम हो चुका है पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन का। तो हमारा जो काम होता है वो वही होता है कि पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना, और ये काम सिर्फ 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चों में ही हो पाता है, क्योंकि इसी एज ग्रुप में हम उसको एक्टिवेट करते हैं, और इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा जो सीक्रेशन है वो कम होता है। इसीलिए बोला जाता है कि 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को मोबाइल नहीं देखना चाहिए। जितना मोबाइल देखोगे उतना मेमोरी लॉस होता है। अब बात आती है, मैं कुछ एक्सरसाइज है वो आप सब लोगों से कराना चाहूंगा। अब क्यों करा रहा हूं ये मैं बाद में बताऊंगा। देवान से आओ बेटा। आपको क्या करना है, देखो जैसे ये करेंगे ऐसे सबको करना है, पेरेंट्स को भी बच्चों को भी। एक हाथ को बाहर की तरफ करना है और दूसरे हाथ को अंदर की तरफ लेके आना है। देखो ऐसे, इस तरीके से करके बताओ। सब करो, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। एक हाथ को बाहर की तरफ और सेम टाइम में दूसरे हाथ को अंदर की तरफ। कुछ कर पाएंगे, देखो मैं क्लियर करता हूं, कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कर पाए वो खड़े होकर बता सकते हैं कि मैंने कर दिया, और जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता ही है कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पा रहा है ना, ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन एक्सरसाइज और है, चलो ये तो सबने देखी होगी। एक से एक्सरसाइज और है जिसमें है कि मिडिल फिंगर को ऐसे नीचे नीचे रखेंगे मिला के, ऐसे करके बताओ। देखो इस तरीके से ऊपर करो, ऊपर, इस तरीके से सबको करना है, करो सबको ऐसे पहले मिला के रखो, ऐसे ऐसे पूरा मिला लो। अब थंब को उठाओ, केवल ये अंगूठे को ऐसे अलग करो, केवल अंगूठे को। आप देखोगे इन दोनों में गैप नहीं हो रहा है और ये आराम से अलग हो रहा है। आप देखो ऐसे करके। उसके बाद में ये दूसरी उंगली है, इसको अलग करो, देखो गैप नहीं होगा बीच में और ये हो जाएगा। फिर ये सबसे छोटी उंगली है उसको करो, ये भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उंगली की इसकी बारी आती है, ये वाली रिंग फिंगर की, आप देखो इसमें गैप हो जाएगा और ये अलग नहीं होगी। ये आपका गैप हो गया इसमें, ये, हाँ, ये गैप नहीं होना चाहिए। अब इसको अलग करो, ये नहीं होगी अलग, ये नहीं होगी अलग। बैठ जाओ। देखिए इसका हो गई, ये नहीं, सेंटर वाली बीच वाली उंगली को बंद करना है पूरा। अब इसको हटाओ, नहीं होगी, ये नहीं होगी।
इसका रीजन वही है जो मैंने बताया कि हमारे जो ब्रेन है वो दोनों बैलेंस नहीं है। एक्टिव तो दोनों है, अब बैलेंस नहीं है। उसके लिए ही हम ये वर्कशॉप कराते हैं जिस पे हम आगे आने वाले हैं। अब रही बात कि हमारा कौन सा ब्रेन ज्यादा काम करता है, मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारा कौन सा ब्रेन इस समय ज्यादा काम कर रहा है, तो कोई बोलेगा लेफ्ट ब्रेन, कोई बोलेगा राइट ब्रेन, लेकिन पता किसी को नहीं है। इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारी एक रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं DMIT रिपोर्ट, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। डर्मेटोग्राफिक्स का मतलब हुआ, डर्मा मीन्स ये ग्रीक वर्ड है, डर्मा मीन्स होती है स्किन से मतलब होता है, और ग्राफिक्स मतलब जो उस पर रेखाएं खींची हुई हैं, इनको रिज बोलते हैं। हम क्या करते हैं, इनको हम स्कैन करते हैं फिंगरप्रिंट्स को, उसके बाद में 36 पेज की एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो सिंगापुर से बन के आती है। उस रिपोर्ट में ये पता लगता है कि हमारे बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है और हमारा कौन सा ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, एक्टिव कौन सा है। यानी अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है तो हम कौन से फील्ड में जा सकते हैं, एनालिटिकल फील्ड में, मतलब पढ़ाई से संबंधित जो भी फील्ड होते हैं उसमें। और जो बच्चा राइट ब्रेन डोमिनेंस है, इसका राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है लेकिन वो काम भी ज्यादा राइट ब्रेन से लेता है, तो वो कौन से फील्ड में जाएगा, खेल कूद से संबंधित में, राजनीति में जा सकता है, मतलब अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है वो। तो ये पूरी रिपोर्ट में निकल के आती है कि कौन सा ब्रेन डोमिनेंस है हमारे बच्चे का, कौन सा ब्रेन ज्यादा काम करता है और कौन से ब्रेन से हमें किस तरीके से काम लेना है। और हमारे अमूमन दोनों जो ब्रेन होते हैं इसमें 7.5 से ज्यादा 7.5% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उस रिपोर्ट में हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ बच्चे की दोनों आ जाती है। कि वीकनेस, अब स्ट्रेंथ में तो हमें यह पता लग जाता है कि हमारे बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम छोटे थे, आप लोग, हम सब पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें बोला जाता था कि भाई बोल बोल के पढ़ो तो जल्दी याद होगा। कोई भी चीज को अगर हमें पढ़ाई करनी है, याद करना है, तो बोल बोल के पढ़ो, जल्दी याद होगा। दूसरा एक चीज और बोली जाती है कि उसको लिख लिख के पढ़ो तो जल्दी याद होगा। और एक तीसरी चीज और बोली जाती है कि भाई लिखो मत, बोलो मत, खाली शांति से चुपचाप रह के पढ़ो। एक्चुअल में ये 3 मोड ही है पढ़ाई के, ये तीनों के मोड अलग अलग हैं। अब जिस बच्चे का मोड, जिसको अलग अलग, जैसे हमारी ये इसमें लैंग्वेज में इसको बोला जाता है, जो बोल बोल के बोलने जो लैंग्वेज है इसको बोला जाता है ऑडिटरी मोड, मतलब बोल बोल के पढ़ना, एक मोड ही है। अब जिस बच्चे का ऑडिटरी मोड है, यानी जो बोल के खाली इसको याद होता है, आप इसको बोलो कि भाई लिख लिख के पढ़ो, तो वो उसके कारगर नहीं होगा। यानी उस बच्चे को वही मोड से पढ़ाया जाए जो उसका मोड है, तो जल्दी याद होगा। सपोज किसी बच्चे का मोड आ जाता है ऑडिटरी मोड, यानी उसको बोली हुई चीजें और कान से सुनी हुई चीजें जल्दी याद होती हैं, उस बच्चे को आप बोलोगे कि आप लिख लिख के पढ़ो, तो उसके लिए बेकार है, वो टाइम वेस्ट है, उसको वो चीज लिख लिख के याद होने वाली नहीं है। और जिस बच्चे का काइनेस्थेटिक मोड आता है, काइनेस्थेटिक मोड मतलब उसको बॉडी पार्ट कोई ना कोई मूवमेंट करना जरूरी है पढ़ाई करते समय। आपने देखा होगा बहुत कुछ पैर हिलाते रहेंगे, कुछ बच्चों को घूम घूम के पढ़ने की आदत होती है, तो वो काइनेस्थेटिक मोड होती है। अगर उन बच्चों को बोला जाए भाई एक जगह शांत रह के पढ़ो आप, तो उनको बच्चों को पढ़ाई में वो चीज हेल्प नहीं करेगी। अगर वो याद कर भी लेंगे तो थोड़े टाइम बाद उस चीज को भूल जाएंगे, वो उनको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। लंबे समय तक कौन सी चीज होती है, जो उस मोड से पढ़ी हुई चीज है, जो बच्चे का मोड आया है। तो इस रिपोर्ट में ये भी निकल के आता है कि बच्चे का मोड कौन सा है, ऑडिटरी मोड का, यानी बोलकर याद रहती है, काइनेस्थेटिक मोड मतलब लिखकर याद रहती है, या फिर विजुअल मोड है उसका, यानी शांत रह के खाली उसको पढ़ना है, उससे उसको याद रहती हैं। जिस मोड से बच्चा ज्यादा पढ़ाई करेगा उसको लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी। एक इसमें मोड बच्चे का पता चलता है। दूसरा, उसका करियर ऑप्शन पता लग जाता है। मैं देखो पहले चीज क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हम कोई भविष्य नहीं बताते हैं, ये प्योर साइंस है। अब कोई बोले कि भाई आपने तो हमें ये भविष्य बता दिया, हमारा बच्चा बड़ा होगा क्या बनेगा, मैं भविष्य नहीं बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सपोज करो कोई आदमी है, कोई जा रहा है, कोई इंसान है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, सपोज करो भगवान ने करे किसी एक्सीडेंट हो जाए, तो डॉक्टर पहले क्या बोलता है, भाई इसको पैर में दर्द हो रहा है, आप एक काम करो, इसका एक्सरे करवाओ। एक्सरे कराने के बाद रिपोर्ट देख के बोलता है भाई इसको तो प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, इसकी हड्डी टूट गई है। तो भाई डॉक्टर ने कोई भाग्य तो बताया नहीं है, उसने तो जो रिपोर्ट में आया है वो बताया। तो वैसे ही जो रिपोर्ट में आता है वो हम आपको बताते हैं। अब आप बोलोगे जी हम कैसे माने उस रिपोर्ट की सत्यता क्या है, मैं उसमें 100 चीज बताऊंगा आपको रिपोर्ट की। जब मैं काउंसलिंग करूंगा, आपके बच्चे की रिपोर्ट आएगी, तो मैं उसमें से आपको 100 चीज बताऊंगा कि भाई 100 चीज है, जिसमें से एक करियर होगा। आप उस करियर को साइड में छोड़ दो, 99 चीज से तो आप रिलेट कर पाओगे ना कि मेरे बच्चे के बारे में आपने जो बताया है वो 99 चीज सही है। तो एक चीज के ऊपर तो आपको देखना पड़ेगा, जब 99 चीज सही है तो एक चीज भी सही हो सकती है कि नहीं। तो रिपोर्ट की सत्यता यहाँ पे आती है। और दूसरा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सब लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं, आप DMIT डाल के देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, बहुत फेमस डॉक्टर है ये, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हुए हैं, उनकी थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस के आधार पर, उनके आधार पर रिपोर्ट बन के आती है। इसीलिए ये रिपोर्ट सिंगापुर से बनती है, इसको 8 से 10 दिन का टाइम लगता है बन के आने में, उसमें ये पता लग जाता है। अब वीकनेस, अब ये तो स्ट्रेंथ में आ गया कि भाई रिपोर्ट में जो स्ट्रेंथ आती है वो हमने बता दी। अब जो उसमें वीकनेसेस आती हैं,
रिपोर्ट में। जैसे कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं भाई, घर पे तो बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं लेकिन बाहर जाके एकदम दबे दबे से रहते हैं, उनकी बोलनी नहीं निकलती है। या बहुत से बच्चे घर पे तो बहुत शांत रहते हैं, बाहर से उनकी बहुत शिकायत आती है कि ऐसा करता है वैसा करता है। यानी ड्यूअल पर्सनैलिटी तो नहीं है बच्चे की, ये पर्सनैलिटी उसमें पता लगती है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको नहीं पता है और बच्चे में धीरे धीरे वो डेवलप हो रही है, बड़े होके और ज्यादा होगी वो चीज उसमें पता लग जाती है। अब जो भी उसमें वीकनेसेस आती हैं, जैसे बच्चा शर्माता तो नहीं है, यानी पढ़ाई के लिए आपको बिठाना पड़ता है, उसका बार बार माइंड एक ही चीज डायरेक्शन में भाग रहा है, आप उसको पढ़ाने बैठाते हो वो भाग जाता है वहां से पढ़ के, उठने के बाद पढ़ने के बाद में थोड़ी थोड़ी देर में वो उठ के भाग रहा है पढ़ने से। ये सब चीज यानी माइंड डिसबैलेंस होता है। तो जो भी इसमें कमी आती है उसके लिए हम 3 महीने का वर्कशॉप कराते हैं, जिसको बोला जाता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, या दूसरा नाम इसको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का नाम भी दिया है। यानी जो मेलाटोनिन का सीक्रेशन बच्चों ने मोबाइल देख के कम किया है, हम उसको बढ़ा के 70 से, पहले तो क्या करते हैं कि पहले भी बच्चों ने कम किया 40, 55, 35 तक लेके आए, तो हम उसको पहले तो लेके आते हैं 55 के लेवल तक जो स्टैंडर्ड माना गया है, उसके बाद 70 तक लाते हैं, 70 से बाद में उठा के हम उसको 120 तक लेके जाते हैं, जो हम में और आप में इस एज में वो पॉसिबल नहीं है उसको बढ़ाना। इसको केवल 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों में ही किया जा सकता है। और एक बार अगर इसका लेवल बढ़ गया तो ये ताउम्र रहता है, मतलब बच्चे की लाइफ टाइम के लिए गारंटी हो गई कि एक बार अगर इसका लेवल बढ़ गया तो वो हमेशा के लिए रहने वाला। ये नहीं है कि एक बार बढ़ गया बाद में कम हो जाएगा, वो लेवल हमेशा उसका रहता है। ये लेवल बढ़ने के बाद में क्या होता है, बच्चा ब्लाइंड फोल्ड कर पाता है। ब्लाइंड फोल्ड से मेरा मतलब है, अगर आप बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध दो तो बच्चा कोई भी कलर को स्मेल करके और रब करके बता देगा कि ये बच्चा कौन सा कलर है। ये बच्चा आंखों पे पट्टी बंधी होने के बावजूद भी पैरों से अखबार पढ़ सकता है, पूरी बुक को पढ़ लेगा। आप कोई नोट दो अपनी जेब से निकाल के, उस नोट को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, लगाएगा, बता देगा कौन से कलर का नोट है ये, कितने का नोट है, उसका सीरियल नंबर तक बता देगा आपको। कोई भी बुक दो, बुक पढ़ देगा पूरा बच्चा। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्यों कर पा रहा है, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। हम काम करते हैं बच्चे में मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, मतलब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का। तो क्या होता है कि बच्चे के जो भी सेंसेस हैं, अब हमारा टच का सेंस कब काम करता है या स्मेल का सेंस कब काम करता है, जब हमारी आंखें खुली होती हैं तो हम कोई भी चीज को प्रॉपर बता पाते हैं कि ये चीज ये है। अगर हमारी आंखें बंद कर दिया और हमें पढ़ने के लिए बोले नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चे क्या कर पाते हैं, उसमें एक सेंस अगर उनका बंद होता है तो दूसरा सेंस, टच का सेंस उनका एक्टिवेट हो जाता है। यानी उनकी जो आंखें हैं, हमारी आंखें यहाँ है तो उनकी आंखें उनकी उंगलियों पे आ जाती हैं। जैसे ही बच्चे का आंख बंद होगी वो यहाँ से सेंस करेंगे और यहाँ उनकी इमेज बनेगी और उनको याद होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये तो चीज एक्स्ट्रा है। हम बच्चे को कोई जादूगर बनाना नहीं चाहते, हम केवल ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मेमोरी इनहेंसमेंट का प्रोग्राम है। यानी बच्चों की याददाश्त करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, मेमोरी बहुत फास्ट हो जाती है बच्चों की। अगर बच्चे ने आज याद किया, 2 महीने बाद भी आप पूछोगे तो बच्चा ऐसे ही बता देगा जैसे उसने अभी लर्न किया है कोई चीज को। और ये क्या है, अभी तो मैं आपको खाली बोल के बता पा रहा हूँ। आप जब ये कोर्स करेंगे बच्चे, 3 महीने बाद आप खुद ये चीज रियलाइज कर पाएंगे कि जो मैंने आज आपको बोला है वो एज इट इज होता है बच्चों में या नहीं होता है। वो पूरा का पूरा जैसे मैंने आपको बोला है, आप खुद बोलेंगे कि जो आपने बोला था वो बच्चे वैसे ही कर पा रहे हैं। अभी आप ये चीज बोलेंगे कि भाई ठीक है, आंखों पट्टी बांध के ये संभव है कि नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं, मैं जो हमारी क्लास में किए हुए हैं, और ये सर बैठे हुए हैं, इनके 2 बच्चे हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि केवल 2 ही क्लास हुई है। केवल 2 क्लास में ही हमने, पहली क्लास में ही बच्चों को इतना बता दिया था कि बच्चे कलर को पहचान पा रहे थे। सर आपने 2 क्लास की है आपके बच्चों ने, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं आपसे 2 शब्द बोलना चाहूंगा इसलिए। आप सभी को नमस्कार। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, सच बताऊं, लेकिन हाँ, मैंने कहीं थर्ड आई एक्टिवेशन के बारे में पढ़ रखा था, थोड़ा आध्यात्म में रुचि थी तो मैं उन चीज़ों के बारे में जानता था। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये शायद आध्यात्म वाले लोग हैं, वो हिप्नोटाइज वगैरह करके कुछ ऐसा करते होंगे। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को लेके गया, भाई साहब ने रिकमेंड किया और मैं लेके गया, तो मैंने वहाँ भाई साहब से डिस्कशन किया, ये सारी बातें इन्होंने बताई। तो पहले दिन का रिजल्ट ये था कि मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा पहले से होशियार है तो उसने थोड़ा सा जल्दी कैच किया, लेकिन वो शाम होते होते दूसरे वाले को भी वो बताया था इन्होंने कि वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जिस बच्चे का देर से आता है विजन क्लियर होके, उसका और ज़्यादा स्थायी होता है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया और वही मुझे महसूस भी हुआ। तो पहली क्लास के बाद मेरे बच्चों ने कलर रिकग्नाइजेशन करना सीख लिया था। दूसरी क्लास कल ही हुई है मेरे बच्चों की, और मैं बीच में भाई साहब से मैंने एक बार कॉल भी किया था। मैंने कहा, मैंने एक बच्चा तो ठीक ठाक कर रहा है, दूसरा बीच में भूल जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी है, अभी आपकी केवल 1 क्लास हुई है, आप दूसरी क्लास में आएंगे तो आपके बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे।
तो कल मेरा बड़े वाले बेटे ने तो वहाँ क्लासरूम एक्टिविटी के बाद में ही वो आंखें बंद करके किताबें पढ़ी, और छोटे वाले ने घर आते आते वो शाम होते होते वो भी पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो हालांकि मेरे घर के सारे लोग भी, मेरे भाई भी बैठे हैं, सब यही कह रहे हैं पता नहीं कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन ये है साइंटिफिक चीजें हैं। अभी तक हम लोग देखते थे, सुनते थे कि रामायण में कहा जाता है कि वो हनुमान जी उड़ गए, है कैसे संभव हो सकता है, ये अतिशयोक्ति अलंकार में लिखी गई बातें हैं, ये है वो है। लेकिन मुझे ऐसा फेथ होता है कि अगर हम अपनी साइंस पे भरोसा करें तो आज जो विज्ञान हम विदेशों से लेके लौट रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों से वो विदेशों तक पहुंची है। हमारे यहाँ की गुरु परंपरा में एक बात होती थी, वो ये कहते थे कि गुरु एक विद्या अपने पास बचा लेता था, शिष्य को बाकी सारी विद्याएं दे देता था। तो बचाने की जो प्रवृत्ति थी हमारे गुरुओं में, शायद उसका हमें नुकसान हुआ, और आज ये विद्याएं हमारी लौट के दूसरे तरीके से शोध होकर आ रही है हमारे देश में। लेकिन अगर इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं और सरकारें भी इसको रिकॉग्नाइज करती हैं और हम लोगों की जागरूकता भी होती है तो निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं टीम 360 को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह काम करते रहें तो इस देश के भविष्य में और ज्यादा चार चांद लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि देखिए पेरेंट्स हैं, ये आपके बीच के, ये क्लास के ही हैं, ये हमारे यहाँ पे हाथरस में लेके आते हैं अपने बच्चों को दोनों क्लास कराने के लिए। तो अभी हमारे क्लास के और भी बच्चे हैं, उनको मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि वो क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैं